गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा आवर्तबीजी पादपों में दो तरीके से जनन होता है। पहला तरीका हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा तरीका हमने देखा था लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में दो तरीके से संपन्न होता है। पहला तरीका है इसमें अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, जिसे हमने एगैमोस्पर्मी भी कहा था। और दूसरी बात हम कर रहे थे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। देखिए, लैंगिक जनन के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कायिक जनन के बारे में पढ़ा था कि कायिक जनन दो प्रकार से होता है। एक तो है प्राकृतिक कायिक जनन, जो कि स्वतः प्रकृति में अपने आप होता है। दूसरा है कायिक कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में हम कृत्रिम कायिक जनन के बारे में आगे बात करेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, इस प्रकार का जो कायिक जनन है, यह कायिक जनन प्रकृति में अपने आप नहीं होता, अर्थात कि कैसा होता है, ये मानव द्वारा निर्मित, यानी कि मानव अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार पादपों में इस प्रकार का कायिक जनन संपन्न करा सकता है। इस प्रकार का कायिक जनन वाणिज्यिक उत्पादन, यानी कि यदि आप पादप को कमर्शियल लेवल पे एज ए बिजनेस के रूप में आप प्लांट्स बेचना चाहते हैं, जैसे नर्सरी वगैरह में, तो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस प्रकार का कायिक जनन करवाया जाता है। यदि हम इस प्रकार के कायिक जनन की बात करें तो कृत्रिम कायिक जनन के लिए हम मुख्य रूप से तीन प्रकार की विधियां काम में लेते हैं, जिसमें पहली विधि है कर्तन, जिसे हम बोलते हैं कटिंग। सेकंड इसमें विधि है दाब लगाना, जिसे हम बोलते हैं लेयरिंग। और इसमें थर्ड और अंतिम विधि है रोपण, जिसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कृत्रिम कायिक जनन है, यह कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा निर्मित होता है, यानी कि पादपों में इस प्रकार का कायिक जनन मानव द्वारा अपने लाभों की पूर्ति के लिए या पादपों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए की जाती है। इसमें हम मुख्य रूप से तीन प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि कर्तन, कर्तन यानी कटिंग, काटना। सेकंड विधि दाब लगाना, लेयरिंग। और थर्ड विधि है इसमें ग्राफ्टिंग। अब हम एक एक विधि के बारे में विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की पहली विधि कर्तन। देखिए, कर्तन मीन्स कटिंग। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार की विधि में पादप के किसी भाग को या किसी भाग में कट लगाकर या काटकर उसे मृदा में या जमीन में रोपित कर दिया जाता है। जो पादप का भाग काटा गया है, वह पादप का किस प्रकार का भाग है या पादप के किस भाग को काटा गया है और जमीन में लगाया गया है मृदा में, उसके आधार पर कर्तन दो प्रकार का होता है। यदि हम तने वाले भाग को काटते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ कर्तन यानी कि स्टेम कटिंग। और यदि हम मूल वाले भाग को काटकर मूल का एक छोटा भाग लेकर के उसे जमीन में रोपित करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मूल कर्तन, यानी कि कटिंग्स कर्तन। कर्तन में पादप के किसी एक भाग को काटकर उसे जमीन में लगा दिया जाता है। उसे प्रॉपर सूर्य का प्रकाश, मृदा, जल, खनिज लवण जब प्राप्त होते हैं तो वो पादप का जमीन में लगाया गया भाग अंकुरित, उसमें से छोटी कलिकाएं निकलती हैं और एक नए पादप का निर्माण कर देती है। यदि आप स्तंभ काट के लगाएंगे तो इसे स्तंभ कर्तन बोलेंगे, किंतु यदि मूल का भाग काट के लगाएंगे तो इसे मूल कर्तन कहा जाता है। जो स्तंभ कर्तन है, इसमें हम अंगूर, गुलाब आदि पादपों का परिवर्धन करते हैं, जबकि मूल कर्तन में हम सेब, चेरी इत्यादि पादपों का कर्तन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब, यदि आपको गुलाब का प्लांट लगाना है तो हम एक प्रॉपर साइज की बड़ी गुलाब की
टहनी लेंगे, उसके नीचे वाले भाग में एक कट लगा देते हैं, जिसे हमने कर्तन कहा। जो उसकी टहनी है, टहनी का जो नीचे वाला भाग है उसमें कट लगाएंगे और इसे क्या कर देंगे, आप मृदा में रोपित कर देते हैं। तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि गुलाब की टहनी से क्या निकलने लग जाती है, जड़ें निकलने लग जाती है और एक नए पादप का निर्माण कर देती है। वैसे तो ये नॉर्मली हो जाता है, लेकिन यदि आप इसमें जो समय है उसको कम करना चाहते हैं और नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो इसमें एक पादप हार्मोन आता है, जिसे हम आगे प्लांट हार्मोन में पढ़ेंगे, ऑक्सिन। कौन सा पादप हार्मोन, ऑक्सिन। यदि आप इस कटे हुए भाग को, आपने जो टहनी ली उसे कट किया, कट करके उसको आपने, यदि आपने इसे एक बर्तन में जिसमें ऑक्सिन रखा हुआ है, ऑक्सिन क्या है, एक पादप हार्मोन, यदि आप इसे ऑक्सिन में डुबो करके, जस्ट आपने लिया, ऑक्सिन में डिप किया, डुबोया और इसे फिर मृदा में लगाया, तो जो जड़ों का निर्माण है वो तीव्र गति से हो जाता है। तो यहाँ पे जो जड़ें बनती है वो जड़ें बनती है अपस्थानिक जड़ें। कौन सी जड़ें बनेगी, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या होती है अपस्थानिक जड़ें, देखिए, जब बीज अंकुरित होता है तो बीज में से एक तो बनता है प्रांकुर और एक बनता है मूलांकुर। प्रांकुर तो प्ररोह तंत्र का निर्माण करेगा, प्ररोह तंत्र से मतलब वायवीय भाग, जबकि मूलांकुर मूल तंत्र का निर्माण करता है। जो वास्तविक मूल होती है वो मूलांकुर से निकलती है। किससे निकलती है, मूलांकुर से। मूलांकुर को छोड़ करके जड़ से, मूलांकुर को छोड़ करके तने से या पत्ती से या पादप के अन्य किसी भाग से जो जड़ें निकलती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अपस्थानिक जड़ें। तो कर्तन में कौन सी जड़ों का निर्माण होगा, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। देखिए, कृत्रिम जनन में, कृत्रिम कायिक जनन में अगली विधि जिसके बारे में हम बात करेंगे उसे क्या बोलते हैं, दाब लगाना या लेयरिंग। कर्तन में तो हम पादप के किसी भाग को काट करके, पादप से पृथक करके फिर जमीन में रोपित कर देते हैं, लेकिन दाब लगाने वाली विधि में हम क्या करेंगे, पादप की शाखाओं को, पादप की जो शाखाएं हैं उन्हें हम पादप से पृथक नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पृथक नहीं करेंगे, अर्थात ये शाखाएं मूल पादप से जुड़ी रहेंगी। ये शाखाएं क्या रहेगी, मूल पादप से जुड़ी होती है और इन शाखाओं से हम क्या करेंगे, नए पादप का निर्माण करेंगे। इन शाखाओं से जो जड़ें निकलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक जड़ें। देखिए किस प्रकार से दाब लगाएंगे। ये दाब दो तरीके से लग सकता है, या यह विधि दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है टीला दाब और एक होती है गुट्टी दाब। तो पहले हम टीला दाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गुट्टी दाब के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम दाब लगाने के सेकंड विधि दाब लगाने के बारे में बात कर रहे थे। दाब लगाने में भी दो प्रकार की विधियां पाई जाती है, जिसमें पहली विधि है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, माउंट लेयरिंग। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास कोई प्लांट है, किसी प्लांट की लचीली शाखा, ऐसे प्लांट जिनके शाखाएं कैसी होती है, लचीली। तो किसी लचीली शाखा को, जैसे कि हमारे पास मोगरे का प्लांट होता है, मोगरे में पतली पतली लचीली शाखाएं होती है, उस मोगरे की शाखा को एक को नीचे से दबा करके मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। किस में गाड़ दिया जाएगा, मिट्टी में। इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्लांट का जो पर्व और पर्व संधियां है तने में, जब आप तने की बात करते हैं, तने के पास ये होते हैं नोड्स, ये भी है नोड्स, और बीच वाला, दो नोड्स के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, इंटरनोड। यानी कि नोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि, और दो पर्व संधियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, पर्व। जब हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में आपने देखा होगा कि जो गन्ना है उसके पास छोटी छोटी बीच में गांठें होती है जो भाग बनाती है। ये जो छोटी छोटी गांठें होती है इन्हें बोलते हैं पर्व संधियां, और दो गांठों के बीच की भाग क्या कहलाती है, पर्व। जब आप इसे जमीन में लगाएंगे तो इसे इस प्रकार से लगाते हैं कि इसकी पत्तियां वाला सिरा तो कहाँ रहेगा, वायवीय भाग में, जबकि इसका थोड़े से भाग के ऊपर मिट्टी डाल के इसे दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो दबाया हुआ भाग है, इसमें जो पर्व है, दबाए हुए भाग में पर्व से छोटी छोटी जड़ों का निर्माण प्रारंभ
हो जाता है और कुछ समय बाद इसको मुख्य पादप से पृथक कर दिया जाता है। इस तरीके से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये कौन सी विधि हो गई हमारी पहली विधि, जिसे हमने क्या बोल दिया, टीला दाब विधि। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं वायु दाब या गुट्टी लगाना। दाब लगाना में सेकंड विधि है वायु दाब या गुट्टी लगाना। इसे हम बोलते हैं एयर लेयरिंग, यानी कि जिस भाग पे हमें दाब लगाना है वो भाग कहाँ रहेगा, आपके वायु में रहेगा, अर्थात वायवीय रहेगा। इस तरह की विधि उन पादपों के लिए अप्लाई जाती है जिनकी शाखाएं मोटी होती है। जिनकी शाखाएं कैसी होती है, मोटी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं मोटी होती है, लचीली नहीं होती। यदि हम उन्हें नीचे की तरफ झुकाएंगे तो वो टूट जाएंगी। तो ऐसे प्लांटों के लिए क्या किया जाता है, सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है जिसके पास बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है, इसकी शाखाएं मोटी है, इन्हें हम नीचे झुका नहीं सकते, मृदा में नहीं लगा सकते। इस तरह की विधि में हम क्या करते हैं, पादप की किसी स्वस्थ शाखा को लेंगे। ये नहीं कि पादप में उसमें सूखी पत्तियां हो, सूखी हुई शाखा हो, किसी स्वस्थ शाखा को लेंगे और इसकी छाल को हम क्या करते हैं, चाकू से हटा देते हैं। पादप की छाल को चाकू से हटा देंगे। अब इसके चारों तरफ आप मॉस या किसी कॉटन को, रुई को, मॉस के पास भी एक नेचर होता है वाटर जल अवशोषक का, ये भी क्या करता है, जल अवशोषण कर देता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसके चारों तरफ आप डंक, गोबर भी, क्योंकि वो भी क्या करता है, अच्छे से वायु को अवशोषित कर लेता है। तो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, किसी जल अवशोषक पदार्थ को लगा देते हैं। जनरली हम मॉस का और कॉटन का उपयोग करते हैं, इसे चारों तरफ बांध देते हैं। अब इसमें पानी की पूर्ति पर्याप्त समय तक हो, इसके ऊपर, इसके किसी ऊपर वाली शाखा पर हम एक जल का सोर्स लगा देते हैं और इसे बूंद बूंद करके जल नीचे आता रहता है। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं 4 से 5 दिनों के बाद कि जिस भाग पे हमने गुट्टी लगाई थी उससे छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है। तो कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से शाखा को तोड़ करके मृदा में लगा देंगे। तो इस तरीके से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो 4 से 8 सप्ताह बाद हम देखेंगे, 4 से 8 वीक बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये इसमें से छोटी छोटी जड़ें दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ से कट करके आप इस शाखा को मृदा में रोपित कर सकते हैं। तो दाब लगाना, दाब लगाने में टीला दाब विधि, टीला दाब विधि लचीले पादपों के लिए जैसे कि मोगरे के पादप के लिए, जबकि इस तरह की विधि मजबूत, उनके पादप में जो शाखाएं हैं वो मजबूत होती है। इस तरह की विधि हम अमरूद में भी अपनाते हैं। किसमें अपनाते हैं, अमरूद में। आवर्त बीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की अंतिम विधि जिसे हम बोलते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इसको हम कलम रोपण भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या जो रोपण है इसमें क्या होगा, देखिए रोपण में क्या करते हैं, हम 2 पादप लेते हैं। क्या करेंगे, 2 पादप जो एक ही जाति के होंगे, समान प्रजाति के। तो उन दोनों पादपों के जो लक्षणों को हम एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। 2 समान प्रजाति के पादप लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ करके हम एक पादप का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 पादप किस्म के हैं, जिसमें इस विधि में 2 पादप लिए जाते हैं। एक पादप के आधार वाले भाग को लिया जाता है, जबकि दूसरे पादप के शीर्ष वाले भाग को लिया जाता है। यहां से कट करके क्या होगा, पहले वाले पादप का आधार ले लिया और दूसरे वाले पादप का ऊपर वाला भाग ले लिया। तो जिस पादप का आधार लिया जाता है उस पादप को हम बोलते हैं स्कंद। जिस पादप को आधार के रूप में लिया जाता है उसे बोलते हैं स्कंद, तथा जिस पादप को रोपित किया जाता है उसे बोलते हैं कलम। क्या बोला जाता है इसे, कलम। अब इसमें क्या होगा, जिस पादप की कलम है उस पादप को इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, रोपित कर दिया जाएगा। और दोनों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि उनकी जो एधा है, एधा यानी कैम्बियम, जो कि भोजन को और जल को संवहन करने का काम करती है, इसमें जाइलम फ्लोएम सम्मिलित है। तो इनकी इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इनकी जो एधा है वो क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाए। और जैसे ही इन दोनों की एधा आपस में संपर्क स्थापित कर लेती है तो क्या हो जाएगा कि एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे हम जो आधार लेते हैं
जो स्कंद लेते हैं, इस स्कंद की जल अवशोषण की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए पादपों में किस प्रकार से कट लगाए जाते हैं, इसके आधार पर ग्राफ्टिंग या रोपण की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। देखते हैं इसे हम कौन कौन से प्रकार की ग्राफ्टिंग या रोपण किया जाता है। देखिए, जो रोपण या ग्राफ्टिंग है, यह ग्राफ्टिंग निम्न 4 तरीके की होती है, जिसमें पहला है विप या जिह्वा ग्राफ्टिंग, सेकंड है फ्रक्चर ग्राफ्टिंग, थर्ड है क्रीट या मुकुट ग्राफ्टिंग जिसे क्राउन ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, और चौथी है कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मैंने आपको बेस या आधार बता चुकी हूँ कि किसी एक पादप को हम आधार के रूप में काम में लेंगे, जिसके ऊपर हम किसी अन्य पादप के शीर्ष वाले भाग को जोड़ देंगे। इन 2 पादपों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इनकी कैम्बियम परस्पर आपस में जुड़ जाए। ठीक है, अब इसमें आप स्कंद में या कलम में किस प्रकार के कट लगाते हैं, उसके आधार पर ग्राफ्टिंग निम्न 4 प्रकार की होती है। वीप या जिह्वा ग्राफ्टिंग और फ्रक्चर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए इस प्रकार के ग्राफ्टिंग में कलम और स्कंद दोनों का ही आकार क्या होता है, समान होता है। दोनों का ही व्यास या मोटाई क्या होती है, समान होती है। जबकि किरीट या मुकुट ग्राफ्टिंग में और कलिका रोपण में क्या होगा, देखिए किरीट और मुकुट ग्राफ्टिंग में स्कंद की मोटाई ज्यादा होती है, यानी कि आधार वाला भाग ज्यादा मोटा होगा, जबकि कलम वाला भाग की तुलना में कलम वाले भाग की मोटाई क्या होगी, कम होगी। कलिका रोपण में हम क्या करेंगे, पूरे पादप को न काट करके पादप की केवल एक छाल को कट करते हैं और उस छाल में क्या कर देंगे, आप किसी कलिका को या बड़ को लगा देते हैं, जो कि एक नए पादप का निर्माण करती है। तो देखिए, वीप या जिह्वा ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमने आधार यानी कि स्कंद लिया, इस स्कंद में हम कुछ इस तरह का कट लगाएंगे। ठीक है, जबकि वीप या जिह्वा ग्राफ्टिंग में क्या होगा, हम इस टाइप का कट लगाएंगे, और जबकि इसका जो ऊपर वाला कलम वाला भाग है वो भी कैसा होगा, इसका पूरक। ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, आपस में बांध देंगे। इसके चारों तरफ मॉस वगैरह और रुई वगैरह लाके इसको लपेट देंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इन दोनों की कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है। जबकि फ्रक्चर ग्राफ्टिंग में हम वी के आकार का कट लगाते हैं। देखिए, हमने स्कंद में वी के आकार का कट लगाया, जबकि इसमें जुड़ने वाला जो कलम है उसमें भी इसका पूरक कट लगाएंगे, ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं और एक नए पादप का निर्माण हो जाए। जबकि किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है कि हमारे पास जो स्कंद है उसकी मोटाई ज्यादा होती है, जबकि कलम कैसी होगी, इसमें पतली। तो हम एक ही पादप पर एक से ज्यादा कलम को रोपित कर सकते हैं। एक पादप पर या एक ही स्कंद पर हम एक से ज्यादा कलम को रोपित कर सकते हैं, इसे किरीट या मुकुट रोपण कहा जाता है। जबकि कलिका रोपण में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई स्कंद है, उसकी छाल में हम हल्का सा कट लगाते हैं और इस कट में ही हम किसी कलिका को रोपित कर देते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ्टिंग या रोपण की क्रियाविधि हुई, जो कि 4 तरह की होती है। पहला वीप या जिह्वा ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होगा, हम दोनों में कट लगाएंगे, एक दूसरे का पूरक कट लगाएंगे, इसे बांध दिया जाता है और कुछ समय के बाद किसी यह एक ही पादप के समान व्यवहार करने लगता है। फ्रक्चर ग्राफ्टिंग में हम वी के आकार का कट लगाते हैं। किरीट या मुकुट रोपण में या किरीट या मुकुट ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्कंद की मोटाई है वो तो अधिक होती है, जबकि कलम की मोटाई क्या होती है, इसमें कम होती है। तो एक ही स्कंद पर हम कई कलम रोपित कर सकते हैं। जबकि कलिका रोपण में क्या होगा, हम यहाँ पे एक टी के आकार का चीरा लगा देते हैं और इस चीरे में, इस कट में हम क्या करेंगे, किसी कलिका को रोपित कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।